हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हम पढ़ रहे थे बेटा रेस्पिरेशन, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको ये चंद वीडियोस के अंदर में रेस्पिरेशन को अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हमारे पास में फाइनलाइज वीडियो है रेस्पिरेशन को लेकर। हम लोगों ने अगर पिछली वीडियो को देखेंगे तो हमने पढ़ लिया था ब्रीथिंग, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके थे। अगर आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता है रेस्पिरेशन श्वसन जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो फेज उसके हो गए हैं। एक हो गया ब्रीथिंग यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते थे, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता था। अब सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ने की बारी है, यानी हमें समझ में आ गया किस ट्रैक के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन होता है वो कहां कहां से होते हुए बॉडी पार्ट या बॉडी के सेल तक या माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद अंदर हमें यह भी पता है कि वहां पर CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO2 बनने के बाद में वो बॉडी से कैसे बाहर आता है, यानी गैसेस वाला सिस्टम आपको सारा एक्सचेंज वाला समझ में आ गया। अब रेस्पिरेशन का जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, वो किस तरह से काम करता है वो यहां पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, आप लोग देखेंगे तो ब्रीथिंग के दोनों फेजेस के बाद हम देखते हैं यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं, हम लोगों को क्लियर था। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में यानी इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको पता है ये सेल है, सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के अंदर में एनिमल सेल कुछ इसी तरह का दिखता है, सारे सेल, उसका एक क्रॉस सेक्शन ये है यहां पर। अब इस सेल बॉडी के अंदर में आप देखेंगे ऑर्गेनल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनल्स में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं माइटोकॉन्ड्रियन लिख दिया जाता है, ये सेल ऑर्गेनल होता है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि सेल के लिए रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाने का काम इसी का होता है। ये सेल का एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रियन, पावर हाउस इसको बोल दिया करते हैं। देखते हैं अब एनर्जी कैसे ड्रॉ करेगा। आप देख रहे हैं ग्लूकोज को ये ऑक्सीडाइज करता है, जो हमने खाने के द्वारा ग्लूकोज लिया था उस ग्लूकोज को ये ऑक्सीडाइज करेगा। देखेंगे कैसे, यहां पर ऑक्सीडाइज करता है, ब्रोक डाउन बाय ऑक्सीजन। आगे फाइनली आगे देखते हैं चीजों को होती कैसे है। ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देगा, यहां पर एनर्जी। एनर्जी के बाद में एनर्जी किसके रूप में बना रहा है, चलिए, और एनर्जी के बाद में एटीपी, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई आपके पास में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इसको शॉर्टकट में बोल दिया करते हैं। ये एक तरह की एनर्जी करेंसी होती है। क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी करेंसी क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल जो है यहां पर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हुआ। आपको कभी कभी इसका सिमिलर नेम भी सुनने को मिलता है एडीपी, वो डाइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट यहां क्रिएट हुआ है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, एनर्जी बनानी है, सेल के अंदर में होना है। आप लोगों ने देखा इसको, हम ये जो प्रोसेस होता है ये सारा क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस में तो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, पर वो फिनोमिना जो वो इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। आगे केमिकल प्रोसेस इनसाइड द लिविंग सेल्स, वही वाली बात, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में केमिकल प्रोसेस का होना। अब स्टेप्स देखते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स में पहले देखेंगे सेल के अंदर में क्या होगा। ये सेल का अंदर का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा। इसके अंदर में ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, C6H12O6। तो इसलिए इसको 6 कार्बन का एक कंपाउंड बोल दिया गया है, 6 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लूकोज जो होता है, सफाई करते हैं, स्क्रीन पर कुछ और भी आएगा आगे। 6 कार्बन कंपाउंड ये रहा, C6H12O6 वाला 6 कार्बन कंपाउंड। इसके साथ ये क्या करेगा, ब्रोक डाउन इनटू, ये ब्रोक डाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और किस में तोड़ा जाएगा इसको, पाइरुवेट, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, पाइरुवेट। अब बात आती है कि पाइरुवेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो आप यहां देखेंगे मैंने इसका लिखा था, इसका लिखा था C6H12O6, इसका क्या होगा, पाइरुवेट। पाइरुवेट का क्या होगा, C3H, कोई गैस करेगा, C3 के बाद H कितना आएगा,
C3H4O3। ठीक है, तो इसने ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा, इसीलिए यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड इसको बोल दिया गया। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन ने क्या करा, ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाया। ठीक है ना, आगे आएंगे, उसके साथ में ये पायरुवेट बन गया आपका। द स्टेप्स टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहां होता है सारा, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है। साइटोप्लाज्म यानी जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है, ये वहां पर ये स्टेप हो रहा है। आगे, दिस प्रोसेस इज अनएरोबिक, इसको क्या बोलते हैं, अनएरोबिक बोलते हैं, यानी जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। ये ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटना, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं ली गई, ब्रोक डाउन किया गया, यानी ग्लूकोज जो था वो ब्रोक डाउन हुआ, पायरुवेट में बदला, और ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर के हिस्से को, जेली लाइक स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म बोल दिया जाता है। यहां पर ये काम हुआ और इसको बोल दिया गया है अनएरोबिक। ये वाला जो प्रोसेस है इसको अनएरोबिक बोल दिया गया, एब्सेंस ऑफ O2 बोल दिया गया है। अनएरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ O2। अब उसके बाद में प्रोसेस कुछ जगहों पर ऐसा होता है, और ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली केसेस में फर्मेंटेशन विधि भी होती। फर्मेंटेशन में क्या हुआ कि आपने इसको हिंदी में किण्वन विधि भी बोलते हैं, वहां पर ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास, शुगर केन जूस या फिर हमारे पास और बहुत सारे जूसेस होते हैं, उनको फर्मेंट किया जाता है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ O2। अब दिखाते हैं इसको, चीजों को और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, इसने ग्लाइकोलाइसिस भी यहां पर नाम बता दिया आपको। आगे देखते हैं अब सेल के अंदर में हुआ क्या। ये पायरुवेट एंटर करता है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब पायरुवेट क्या करेगा, एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल के बाहर वाले हिस्से में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बदल गया। ग्लूकोज पायरुवेट में बदला, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल गए। अब यहां पर क्या होना है, यहां तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अब साइटोप्लाज्म के बाद में अब ये पायरुवेट कहां जाएगा, ये जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर तो पहले से मौजूद था, अब कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरे सेल ऑर्गेनल में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आया पायरुवेट। अब यहां पर इसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखते हैं। अब ये पायरुवेट को कभी कभी ऑक्सीजन मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, वो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस में यहां पे और क्लियर करूंगा आपको। हियर पायरुवेट इज ब्रोक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट को तोड़ा जा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा गया, और रिलीज की गई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पे एनर्जी बनी एटीपी की फॉर्म में। देखिए क्या हुआ, एटीपी इतने सारे बन गए, ग्लूकोज और O2 ने एटीपी इतने सारे बना दिए। आगे, अब इस प्रोसेस के अंदर में CO2 और H2O भी बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में। यानी आपको अभी तक ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पहले पायरुवेट का बनना पक्का हुआ। अब पायरुवेट से एटीपी जो एनर्जी थी, और H2O और CO2 बना, और इसमें किसकी जरूरत पड़ी, पायरुवेट से ये बनते समय O2 की, ऑक्सीजन की। ये लिखा हुआ है, क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको इसके अंदर में एक स्टेप 1 हुआ था। स्टेप 1 के अंदर में क्या हुआ था, ग्लूकोज था, पायरुवेट बना, ये बिना ऑक्सीजन के बना। स्टेप 2 में क्या हुआ, पायरुवेट था, ये किसमें बदला, एनर्जी जिसको एटीपी बोला गया है, और किसमें बदला, H2O और CO2। इसको किसकी जरूरत थी, पायरुवेट से बदलते समय O2 रिक्वायर्ड था, O2 की जरूरत थी। तो ये कौन सा स्टेप हो गया, एरोबिक हो गया। ठीक है, एक स्टेप में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और एक स्टेप में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। आगे तो ये देखिए, अब यहां H2O भी बना, और इसीलिए हाउएवर ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज ह्यूमन मसल सेल्स रेस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन।
तो यानी काफी टाइम ये अब आपने देखा पायरुवेट बनने के बाद में काफी टाइम क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ऑक्सीजन था। अब जब कभी भी ह्यूमन मसल्स जो है, जब हम कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ढंग से क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब यहां क्या होगा वो देखेंगे। यहां बेचारे उस पायरुवेट का क्या होना है, मसल्स के अंदर उस पायरुवेट का क्या होना है वो देखेंगे। सो इन द मसल सेल्स पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी 2 एटीपी। वहां पर एनर्जी 38 एटीपी बना रही थी, तो यहां पर कितना बना, 2 एटीपी। आप लगभग लगा लो कि कितना कम हो गया। ठीक है, उसके बाद में हुआ ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पर यहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, कम रह गई थी, और पहले वाले में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई थी। अब देखेंगे तो पायरुवेट फिर से टूट रहा है। पायरुवेट तक तो सब कुछ ओके था, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, उसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है। अब यहां पर पायरुवेट को लिमिटेड ऑक्सीजन मिला, और लिमिटेड ऑक्सीजन ने क्या करा, यहां पर लैक्टिक एसिड और बना दिया। यहां पर जैसे वहां बाय प्रोडक्ट थे, जहां प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा था, वहां एटीपी के साथ बाय प्रोडक्ट में H2O और CO2 था। यहां पर बाय प्रोडक्ट में क्या बना, लैक्टिक एसिड भी बन गया। ये लैक्टिक एसिड भी बन गया, और जहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आएगा C3H6O3। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये भी 3 कार्ब, ये इसने जो बोला C3H6O3 लैक्टिक एसिड बना। ये देखिए, ये सारा पायरुवेट था। अब ये टूटेगा, और टूटने के बाद में मसल्स के अंदर में क्या होता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आपको 2 प्रोसेस क्लियर हो गए। एक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन पूरा था, एक प्रोसेस, भाई स्टेप 1 तो सबके लिए कॉमन है, ग्लूकोज टू पायरुवेट। अब पायरुवेट के बाद में एक जगह ऑक्सीजन ढंग से मिला, एक जगह ऑक्सीजन लिमिटेड मिला। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं लेते हैं, वो फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट रेस्पायर इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ये लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या होता है, पायरुवेट ब्रोक डाउन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज करता है 2 एटीपी। और 2 एटीपी के साथ में वो और कुछ भी बाई प्रोडक्ट करेगा, बनाएगा। देखते हैं, पायरुवेट यहां टूटता है, तो यहां टूटेगा जब पायरुवेट, तो यहां पर क्या बनाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसने एटीपी तो 2 बनाए, एटीपी के साथ में क्या बनाया, इथेनॉल। ये इथेनॉल बनाया, जिसको C2H5OH भी बोल दिया करते हैं, और CO2 बनाया बाय प्रोडक्ट के रूप में। आप देख रहे हो, अगर मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूं आपको, तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कि एक बार तो स्टेप 1 तो सबका कॉमन था। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कैसा है, अनएरोबिक है। फिर स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 कितने कंडीशनल है। स्टेप 2 में यहां पर क्या है, ओवरलोडेड या ऑक्सीजन है। यहां क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, और यहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इसकी साइड क्या होती है ऐसा करने की, इसकी साइड कहां है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी साइड कहां है, इन मसल सेल। और इसकी साइड कहां है, इन यीस्ट। जैसे यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो जाता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एटीपी प्रोड्यूस हुआ 38 अप्रोक्सीमेट। यहां भी एटीपी बनता है, एनर्जी करेंसी तो वही है 2 के आसपास। यहां भी एटीपी बनता है जो 2 के आसपास। यहां पर क्या होता है, अगर आप लोग देखेंगे बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एटीपी के साथ CO2 और H2O। यहां क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यहां क्या बनता है आपके पास में, C2H5OH प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। इनमें कुछ कुछ ऑक्सीजन था, तो इनको एयरोबिक कैटेगरी के अंदर रख देंगे, वायवीय श्वसन। इसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको ये वाला अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे।
इस तरह से स्क्रीन पर आपको हर तरह का रेस्पिरेशन अच्छे से क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, उससे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एयरोबिक अनएरोबिक के बारे में कौन सा स्टेप अनएरोबिक होता है, कौन सा एरोबिक होता है, वो भी क्लियर हुआ होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो किस तरह के रेस्पिरेशन को कंसीडर किया जाता है, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाते वीडियो को। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।